Okay. Now question number 30 represents a uniform rope of length 10 meter and mass 15 kg hang vertically from a rigid support. ठीक है. The block of mass 5 kg is attached to the free end of the rope. If a transverse pulse of wavelength itna is produced at the lower end of the rope, the wavelength of the pulse when it reaches the top. मतलब सोचो कि यहाँ पर एक rigid support है और इस rigid support में एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो. ठीक है. अब ये इसमें मास जो है वो आपका 15 केजी का है. ठीक है. और इस रोप की लेंथ कितनी है? ये है आपकी 10 मीटर. क्लियर है. अ ब्लॉक ऑफ मास 5 केजीज अटैच फ्री एंड ऑफ द रोप. ठीक. अब इसमें 5 केजी को अटैच कर दिया गया है और जो पहला ट्रांसवर्स वेव जो द ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ इतना प्रोड्यूस है लोअर एंड पर जो वेवलेंथ होगी ये आपकी 0.04 मीटर है. तो यहाँ पर जब पहुंचेगी तब क्या होगा? क्लियर है. देखो इस क्वेश्चन में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर इस रूप में क्या होगा, ऊपर की तरफ टेंशन होगा, क्लियर होगा, और यहाँ पर जो आपका mg फोर्स लगा. क्लियर है. अब ये अगर हम ये सोचे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वेवलेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी? वेवलेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. ये क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है? v अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी हो गई. ठीक है. t क्या है? टेंशन है. t क्या है? टेंशन है. और यहाँ पे हम एक क्वांटिटी म्यू लेंगे जो कि मास पर यूनिट लेंथ है. मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. क्लियर है. ओके. अगर मैं बोलूं T1 टेंशन एट लोअर एंड, टेंशन एट लोअर एंड. ओके. कहां पर है? तो ये T1 किसके लिए? 5 केजी के लिए. सोचो अगर मैं बोलूं T2 इज इक्वल टू टेंशन एट टॉप एंड. क्लियर है. तो ये 15 प्लस 5 हो जाएगा तो 20 केजी का होगा. क्लियर है. ओके. तो लैम्डा 1 तो हमारी वेवलेंथ जो 0.04 मीटर है. क्लियर. हम जानते हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्स वेव अगर है तो वो जो उसकी स्पीड होगी किसी स्ट्रेट स्ट्रिंग की वो t बाई म्यू होगी अंडर रूट. क्लियर है. तो अगर मैं लोअर एंड की बात करो तो इसके लिए v1 स्पीड हो जाएगी t1 अपॉन म्यू हो जाएगा अंडर रूट. क्लियर है. और टॉप एंड की अगर बात करो तो टॉप एंड में क्या आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू t2 अपॉन म्यू हो जाएगा अंडर रूट. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. दैट मीन्स अब हम करेंगे v1 अपॉन v2 तो म्यू म्यू तो चला जाएगा. ठीक है. तो बचा क्या हमारा? t1 अपॉन t2 का अंडर रूट. क्लियर है. तो t1 अपॉन t2 का अंडर रूट 5/20 का अंडर रूट 1/4 इज इक्वल अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2. क्लियर है. तो इसका मतलब जो v2 होगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ v1. क्लियर है. ओके. इतना क्लियर है कि नहीं सबको? सो व्हाट इज द रीजन? वेवलेंथ. अब वेवलेंथ मिल गया. अब इसको इसमें पुट कर दो. ठीक है. अब जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर भाई? अब हम देखो क्या करेंगे. सो जब ये क्वांटिटी आ गई तो हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ के लिए म्यू की जरूरत पड़ेगी. और हम म्यू क्या करेंगे? हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो v2 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 2. v2 क्या है? 2v1. चलो दूसरा पेज निकालते हैं. हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. राइट. अब v2 इज इक्वल टू लैम्डा टू लैम्डा 2. ठीक है. अच्छा. अब देखो सॉरी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहेगी.
v2 जो स्पीड चेंज होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि v2 इज इक्वल टू लैम्डा क्या 2 इंटू जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब v2 इज इक्वल टू 2v1 है, तो हम यहाँ पे 2v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 न्यू लिख देंगे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और एक चीज है हमारे पास, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, सेम टू सेम ये भी निकलेगा, डिवाइड कर दो, 2 न्यू v1 अपॉन v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 न्यू अपॉन लैम्डा 1 न्यू, न्यू न्यू कट गया, v1 कट गया, तो दिस implies that lambda 1 twice of lambda 1 is equal to lambda 2, क्लियर है, ओके। सो उसने वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्डा 1 हमारा 0.04 मीटर था, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.04 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.08 मीटर, क्लियर है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। ठीक, पॉइंट सॉल्यूशन दे दूंगी इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई प्रोग्रेसिव वेव है और बोला है कि उसकी एम्पलीट्यूड वगैरह ये है, ओमेगा ये है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पहली चीज, अगर आपको ये बताना चाहिए कि प्रोग्रेस वेव क्या है, प्रोग्रेसिव वेव, और आपके दूसरा किस्म का कौन सा वेव होगा, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी। अगर दोनों में मैं डिफरेंस बताना चाहूँ तो देखो, जब दो प्रोग्रेसिव वेव्स मूव करते हैं और सुपर इम्पोज करते हैं, दो प्रोग्रेसिव वेव मूव करेंगे और सुपर इम्पोज करेंगे, तब जाके स्टेशनरी वेव बनता है, पहली चीज, ठीक है। तो ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव मूव करेंगे और यहाँ पर स्टेशनरी वेव बनाएंगे। याद रखना, स्टेशनरी वेव के लिए एक बाउंड्री जरूरी है जहां से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो या इस प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, नो ट्रांसफर, ठीक है। जबकि स्टेशनरी वेव में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। और जो वेव की स्पीड रहती है v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होती है, क्लियर है। सभी पार्टिकल्स इसमें ऑक्सीलेट करते हैं, ऑल द पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑक्सीलेट, ठीक है, सारे पार्टिकल इसमें ऑक्सीलेट करते हैं, लेकिन जो पार्टिकल नोड पे होते हैं वो नहीं करते, नोड वाले नहीं करते। जबकि यहाँ पर सभी पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी पर मूव करते हैं, ऑल द पार्टिकल्स ऑक्सीलेट एट सेम फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, सेम फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। तीसरा, अगर मैं बोलूं कि नोड्स में जो इसकी एम्पलीट्यूड होती है नोड में 0 और एंटी नोड में मैक्सिमम, तो ये वेरी करती है, क्या करती है, वेरी करती है। जबकि इसमें क्या होता है, सब सेम रहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स सेम, ओके, इनके एम्पलीट्यूड ऑल पार्टिकल्स के लिए सेम होते हैं। जबकि फेज डिफरेंस जो होता है नोड्स में सेम होता है, मतलब दो नोड्स के बीच में, देखो नोड क्या होता है, ये जब ऐसी चीजें आती है ना, ये यहाँ पे, इन सबको नोड कहते हैं, इनको हम नोड कहते हैं, और इनको हम कहते हैं एंटी नोड, क्लियर है। तो नोड पे क्या होगा, दो नोड के बीच में जो फेज डिफरेंस पाई होगा वो सेम होगा, सेम बिटवीन टू नोड्स। जबकि इसके लिए क्या होगा, 2 पाई डी बाई लैम्डा, क्लियर है। तो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, क्लियर है। तो
तो अगर हम मीन फ्री पाथ की बात करें और सोचो कि क्या होता है एक्चुअली, ये होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मतलब अगर मैं कोई तार लूं या एक्चुअली कोई ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में लूं, और यहाँ पे मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके वन एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं आफ्टर कॉलिजन। ओके, सो इन दिस हम अगर कहें कि ये हमारा सेंटर लोकेशन है, क्या है, सेंटर लोकेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हम कह देंगे कि तो जो हमारे मॉलिक्यूल की साइज है, मॉलिक्यूल की साइज है, ओके। और ये जो है एरिया, जो कि जिसकी हम बात करें जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा एरिया। क्लियर है, इसका डायमीटर d है, या हम बात करें पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई से, अगर मैं ये बोलूँ कि NV जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, सो व्हाट आई विल गेट, हमें जो लैम्डा मिलता है, एक्चुअली लैम्डा जो है हमारा मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ। ओके, लैम्डा जो है हमारा, वो हमारा मीन फ्री पाथ है। और ये मीन फ्री पाथ जो होता है, हम उसका एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, बाय द मॉलिक्यूल, आपका कहाँ पे, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, मैंने अभी इसको यही कहा है। तो मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो लैम्डा का आता है, ये तो एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है। तो 1/√2 पाई NV_t²। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -2 मिल रही है ना, n की पावर -2 है। ठीक है, याद रखिए n इज इक्वल टू हमें 2 मिल -2। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ, ठीक है, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ के ऊपर है, और ये कह रहे हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं n की पावर कितनी होगी। देखो ड्यूलॉन्ग पेटिट, जब जितने भी हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की बात करें, तो क्या होता है कि ये सारे जो होते हैं ना, एक सीरीज ऑफ क्रम में आते हैं। लास्ट में आपका जो सोमरफील्ड का थ्योरी है वो हम ज्यादा वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ आता है, फिर आपका आइंस्टाइन वाला आएगा, फिर आपका सोमरफील्ड वाला आएगा। सो दिस काइंड ऑफ लगातार ये ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है हम लोग को। तो ये सबसे प्राइमरी था, और इसका जो हाई टेम्परेचर पे, जब भी हम इसके वैलिडेशंस देख सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, जो कहता है कि C इज इक्वल टू क्या, 3R। ओके, या R बोल दो डायरेक्टली, R गैस कांस्टेंट है। सो आई विल से दैट कि यहाँ पर जो टेम्परेचर का पावर बोला है तो वो हो जाएगा 0। यहाँ पर टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये कह देता है कि ये ऐसे जाए। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहा है
कि जो टेम्परेचर है RMS वेलोसिटी की बात चल रही है यहाँ पे. सो दे आर सेइंग दैट कि RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू द RMS वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर. एट व्हाट टेम्परेचर? देखो, अगर इसने बोला है किस टेम्परेचर पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. ओके, किस टेम्परेचर पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो हम जानते हैं कि VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT/m. ठीक है, m हो गया मास, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर. ठीक, अब हम ऑक्सीजन की जो टेम्परेचर है उसने दिया हुआ है क्या, 47 डिग्री सेल्सियस. तो इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 327 केल्विन आ जाएगा. ठीक है, अब ये 327 केल्विन की बात चल रही है यहाँ पे. अब हम दोनों को बोल रहा है कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, मतलब VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू VRMS ऑफ कितना, ऑक्सीजन. क्लियर है, तो हम लिखेंगे 3RTH/mH अंडर रूट इज इक्वल टू 3RTO अपॉन MO अंडर रूट. ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, सारी चीजें करेंगे, सारी चीजें इनपुट डालेंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा. देखो, यहाँ पर हमें निकालेंगे 320 हो जाएगा. ठीक है, सो आई विल से दैट यहाँ पे एक का 32 रखेंगे, एक का 2 रखेंगे, इस हिसाब से सारी चीजें निकालनी है हमें. सो आई विल से दैट, सो हम लोग का क्या हो जाएगा, सो देखो 3RTH अपॉन 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3RTO 320 डिवाइडेड बाई 32. ठीक है, इसमें से TH की वैल्यू निकाल ही सकते हैं हम लोग इजीली. तो TH की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 20 केल्विन. क्लियरली में निकालना हमेशा याद रखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो व्हाट आई विल गेट, इसने बोला है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और दो कोहेरेंट सोर्सेज ये आपके कोहेरेंट सोर्सेज, द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एंड द पाथ डिफरेंस लैम्डा और आई नॉट है. तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी आपके पॉइंट जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/4 है. अब आप मुझे बताओगे कि ये जो बात है ये हम लोग का चल रहा है कौन सा, ये हमारा चल रहा है इंटरफेरेंस, द प्लान यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबको याद होगा, राइट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि यहाँ पे दो सोर्स होंगे. ठीक है, और अगर ये मिड पॉइंट P है, यहाँ पे अगर O है मिड पॉइंट और ये P है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न होगा. ठीक है, यहाँ से हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एंगल हो जाएंगे. और ये डिस्टेंस हम लोग y निकालते हैं. ठीक, तो यहाँ पे बैंड्स बनेंगे, यहाँ पे हमें ऐसे 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 लाइटर बैंड्स के बैंड फिंगर सेकेंगे. क्लियर है, ये डी हो जाता है. सो जब हम ऐसे बात करते हैं तो सोच लीजिए हमारे पास दो सोर्सेस S1 और S2 की बात चल रही है. दो सोर्सेस है हमारे पास. ओके, सो व्हेन वी हैव टू सोर्सेस और पॉइंट इंटेंसिटी सोचो हमें P पर ही देखनी है. ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 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 ठीक है, एट कहाँ पर, पॉइंट P पर. तो किसके लिए, किसके द्वारा, S1 एंड S2 के द्वारा. क्लियर है, तो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi. क्लियर है, I1 I2 cos phi. तो हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस जो होगा
फेज डिफरेंस। क्लियर? ये 2 पाई टाइम्स हो जाता है बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस के, क्लियर है? तो पाथ डिफरेंस अगर मैं इसको डेल्टा एक्स बोल दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल एक्स। क्लियर है? ये हमारा पहला। अब जब पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, व्हेन डेल्टा x1 is equal to lambda, therefore delta phi is equal to 2 pi by lambda into lambda। तो ये कट जाएगा तो हमारे पास 2 पाई बचेगा। क्लियर है? अब जब ये हो तो इसके लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इसके लिए इंटेंसिटी आई नॉट होगी, जो कि आई प्लस 2i cos 2 पाई। ठीक है, cos पाई या cos 2 पाई या cos 0, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। cos 0 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 पाई फिर से 1 हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट 4i, राइट। नेक्स्ट, जब उसने बोला कि व्हेन आपका डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 है, देयरफॉर मेरा डेल पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। ओके, लैम्डा कट गया, 2 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2। डेल फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई कितना हो जाएगा हमारा, अब इसमें से पाई बाई 2 फेज डिफरेंस, तो आई डैश निकलेगा। तो ये हो जाएगा, सोचो, आई प्लस 2i cos पाई बाई 2, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, 2i बचा ना। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास 2 टाइम की इंटेंसिटी मिल गई। तो एक इंटेंसिटी थी हमारी आई नॉट और दूसरी इंटेंसिटी है हमारी आई डैश। पहली वाली आई 4i और दूसरी वाली आई 2i, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो दिस इम्प्लॉइज दैट आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 2i डैश। ठीक है, अब देख लो किसके बारे में पूछा है। अगर आई डैश पूछा है तो 1/2 हो जाएगा, हाँ आई डैश के बारे में पूछा है तो दिस इम्प्लाइज दैट आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन। ये है एक सुपर कंडक्टर के ऊपर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और हम जानते हैं ये रिलेशनशिप क्या होगा। एच सी क्या है, एच सी है हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। सुपर कंडक्टर की बात चल रही है यहाँ पे, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स हमारे टाइप 1 टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 2 में हमें 2 HCs मिलते हैं, टाइप 1 में हमें 1 HC मिलेगा। और ये कहेगा कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होती है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा H नॉट टाइम्स, ये वाला एक्चुअली होगा H नॉट टाइम्स मतलब एट मैग्नेटिक फील्ड एट 0 डिग्री केल्विन, एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके 1 माइनस TC बाई T के होल स्क्वायर। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? टेल मी व्हाट आई एम राइटिंग। हाँ सॉरी, T by TC, T by TC, T by TC. Okay, so it will be 1 minus T by TC whole square H नॉट टाइम। H नॉट टाइम 0 डिग्री केल्विन पे होगा, T कोई टेम्परेचर दिया होगा, TC होगा क्रिटिकल टेम्परेचर।
critical temperature. Okay, so next question number 37. टोटल ब्राउलियन जोन। अच्छा, ये ब्राउलियन जोन क्वेश्चन है। ब्राउलियन जोन क्या होता है? देखो, जब हम रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं तब हम ब्राउलियन जोन की बात करते हैं। ओके, पहली चीज तो आप ये जान लेना। दूसरी चीज ये है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहले अगर उस क्रिस्टल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो हम किसकी जानने की कोशिश करते हैं? वो हम पहले सबसे पहले एक एक्स रे डिफ्रैक्शन निकालते हैं, जिससे हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने या बेसिक जो बीच में घटना घट रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन दैट कंटेक्स हम क्या करेंगे, उसका हमेशा जो स्टडीज होती है ना, वो हमेशा रेसिप्रोकल लैटिस में ही होती है, फिर बाद में हम कन्वर्शन करवाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बात करे कि रेसिप्रोकल लैटिस हुआ, तो अब यहाँ पे बात चले ब्राउलियन जोन। तो अगर हम बोलेंगे फर्स्ट ब्रायलियन जोन, ये क्या होगा? जो सबसे प्रिमिटिव विग्नस सेल होती है इज इक्वल टू प्रिमिटिव आपके विग्नस सेल, उसे हम फर्स्ट ब्राउलियन जोन कहेंगे। अब अगर मेरे पास सोचो, हम इसको 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं, पर आपके क्वेश्चन में 1 डायमेंशन दिया हुआ है। तो अगर सोचो ये मेरे पास कोई लैटिस है, 1 डायमेंशन लैटिस है। तो 1 डायमेंशन लैटिस, टोटल लेंथ इसने क्या बोली है? टोटल लेंथ मेरे पास L है। ठीक है, अब ब्रिलियन जोन्स क्या करते हैं? इसको बैंड्स में डिवाइड करते हैं। बैंड्स में डिवाइड करते हैं। फॉरबिडन जहाँ पे मोशन नहीं होगा, और अलाउड जहाँ पे मोशन होगा। किसका मोशन होगा? लैटिस पॉइंट्स का मोशन होगा। क्लियर है? और वो उसके डेफिनेट के की वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो इन बैंड्स को हम क्या करते हैं, जो डिवाइड करते हैं 0 पाई बाई ए, यहाँ पे माइनस पाई बाई ए, यहाँ पे 2 पाई बाई ए, यहाँ पे माइनस 2 पाई बाई ए। तो याद रखना, ये जो होता है आपका फर्स्ट ब्रिलियन जोन होता है, और ये जो होगा आपका, ये आपका सेकंड ब्रिलियन जोन है। क्लियर है? और हमेशा दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पाई बाई ए का ही डिफरेंस होता है। तो अगर मैं देखना चाहूँ, कंपेयर करूँ कि इन दोनों के बीच की जगह पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए तक है, तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बने? तो नंबर ऑफ स्टेट्स तो L by A बने। So I will say that L by A is will be the answer. मतलब फर्स्ट ब्रिलियन जोन में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने बने? L by A बने। L by A। क्लियर? ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ओके, डायमेंशन ऑफ एल सी। ये पता है, इसको आपको पूरा निकालने की जरूरत है। इसमें एक ट्रिक है। हम जानते हैं कि जो एल सी ऑक्सीलेशंस होते हैं उसमें हम न्यू क्या निकालते हैं? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अब देखो, न्यू हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये हर्ट्ज में देगा। हर्ट्ज क्या होता है? पर सेकेंड होता है। हर्ट्ज क्या होता है? पर सेकेंड होता है। इसकी डायमेंशन क्या हो गई? पर सेकेंड हो गई। क्लियर है ना? रूट की वैल्यू पर सेकेंड आई है, याद रखना, रूट की वैल्यू पर सेकेंड आई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायमेंशन। ठीक है, तो ये चीज हमारी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है? सेकेंड होगा, सेकेंड होगा ना। बस यही है आंसर। तो इसका मतलब M0 L0 और T क्या हो जाएगा? 1। M0 L0 T हो जाएगा 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39।
2 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये सिंपल सा है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है और हम लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ये तो आप लोग के क्लास 8 का क्वेश्चन है। चलो क्या बोला है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ठीक है, एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 200 मीटर। ब्रिज है हमारे 600, ब्रिज है हमारे कितने 600 मीटर की ब्रिज है और ये ट्रेन है। ठीक है, इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड जो है ये है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। कैसे चेंज करेंगे ये हम जानते हैं, एक बार दिखा दें। 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, 60 इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा। क्लियर है? ओके। सो अब देखो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये हो जाएगी हमारी 200 की प्लस 600 बराबर कितना हो जाएगा 800। क्लियर है? और हमारे पास स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड की। सो आई विल से दैट कि यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? सो इट विल बी योर 800 divided by 10 is equal to what, 80 सेकेंड। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 30 पॉइंट हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, ये फ्लाइट की बात है, थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको सुविधा हो। चलो अब क्या बोला है कि मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट के एक प्रोजेक्टाइल पर बताना है। देखो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो अगर हम इसको 2 डायमेंशनल एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो छोड़ा जाएगा और जमीन पे आके पटकेगा। ठीक है, फ्रीली, एवरीथिंग इज इन फ्री। तो ये वर्क अकॉर्डिंग टू किसके अंडर काम करता है, ये प्रोजेक्टाइल जो है इसके अंदर वर्क करता है। प्रोजेक्टाइल वर्क्स अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अंदर ये वर्क करेगा और ये जो पाथ जो ट्रेवल करता है उसके पाथ को हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। ओके, सो अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ये जो हो गई ये तो उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, और ये जो हो गया ये हो गया उसकी रेंज टू आर। ठीक है, अब सोचो मैं कोई यहाँ पे पॉइंट को डिफाइन करें तो एक पॉइंट तो वाई एक्सिस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ये मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा, यू एक्स कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा यू वाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे वो मैक्सिमम पॉइंट पर रीच कर जाएगा। तो यहाँ पर यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये जाएगा ऐसे यू कॉस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही नीचे आएगा तो यू वाई माइनस हो जाएगा और यू एक्स ऐसे चलेगा। हाँ, क्लियर ये सारी चीजें। तो अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि मैक्सिमम हाइट के कुछ रिलेशनशिप। सो यू नो दैट, एक कुछ चीजें याद रख लो फॉर्मूला।
इसके लिए बस आपको डेरिवेशन देखना नहीं है, ठीक है। आप फॉर्मूला याद रख लो, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये होता है आपका v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्लियर। दूसरा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने जो है यहाँ से छोड़ा और वापस ये यहाँ पर आके पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ पे जितना टाइम में पहुंचा उसको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और ये 2v साइन थीटा अपॉन जी होता है, अपॉन जी होता है। और याद रखना इस मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो इसका 1/2 हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज हम हाइट की बात अगर करें, हाइट की बात करें तो कि मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा ये, उसका फॉर्मूला होता है आपका जी टी स्क्वायर बाई। क्लियर है। नेक्स्ट होगा आपका रेंज। रेंज जो होता है ये आपकी होती है साइन 2 थीटा v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपकी रेंज होगी, जितना वो ट्रेवल किया। सो फॉर दिस हम जानते हैं कि हाइट जो होगी और टाइम का जो रिलेशन होगा वो ये होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 पे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो वेक्टर पूछे हैं और दोनों वेक्टर के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो p की वैल्यू बताओ। एक बात बताइए, जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? a है तुम्हारा ये और a, तो 6 4 24, 8 और 6 प्लस होगा 48, 4 और p, तो 4p हो जाएगा इजिकल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 42। ये क्या है? ये भी बोलना इजी है। हम जानते हैं कि इसने बोला कि तीन फोर्सेस हैं और तीन फोर्सेस तीनों इक्विलिब्रियम पर हैं। तो तीनों का स्टेटमेंट बता। इक्विलिब्रियम पर है तो ये तो इजी होगा। ये देखो हम लोग डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ये भी होगा कि दो जो तीसरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा अगर, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों के बीच में लाई करेगा। ये भी राइट है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड। देखो आप लोग ऐसे करते हो ना, एंगल के तीन साइड से तीन फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ये भी सही है। चौथा क्या बोला? F1 F2 F3। इसमें नोट करने की बात बता, ये तीनों का मैग्नीट्यूड बोल रहा है, याद करिए। और ये जबकि फोर्स की बात है, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा इसमें टिक करना है वो ये वाला है। ओके। एंड अब आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो जो अटेम्प्ट नहीं किया हो सॉल्व करने में। एक और क्वेश्चन है वो आपका, अच्छा आई थॉट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी पावर का है। वेट बेटा। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 1500 kg कार फ्रॉम 36 to 72। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लगेगा, यहाँ पर जो हम लोग वर्कआउट करेंगे किसके ऊपर वर्कआउट करेंगे? हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। पहली बात तो ये जान कि हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुआ है वो कितना है। मतलब आपने कोई फोर्स ने जो चेंज लाया किसी बॉडी में,
ठीक है, तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कहना चाहें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, सो यू कैन राइट वन स्टेटमेंट ओवर हियर दैट वर्क डन by a force acting on a body acting on a body acting on a body ठीक है is equal to the change in kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात चल रही है यहाँ। तो W क्या हो जाएगा आपका K फाइनल माइनस K इनिशियल। ठीक है, K इनिशियल, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू 1/2 mv f स्क्वायर माइनस 1/2 m v i स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1500 इंटू, अब इन दोनों को जब हम चेंज करेंगे तो कर लेना, ठीक है, 400 माइनस 100 हो जाएगा। क्लियर है, 136 है और 72, इसको चेंज कर लेना। सो व्हेन यू विल डू, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 इंटू 1500 इंटू 300। ठीक है, so your answer will be 2.25 10 to the power 5। ओके, आई होप हम लोगों ने सारे फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस थे सारे एक्सप्लेनेशन सहित किए हैं। सो यू कैन गो थ्रू बाय आवर आरपीएससी एग्जाम्स राइट। हमारा टेलीग्राम चैनल है हेलिक्स एजुभाव आरपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, और इसके बाद 2-3 और वीडियोस बने हुए हैं जो कि सिर्फ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम को टारगेट करने के लिए है। ओके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। So thank you. Next we will solve other question papers also. Thank you.